मॉम डैड, मैं दिल्ली के द्रोणा में एग्जाम देने जा रहा हूँ। रात को देर से लौटूंगा। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। पास होते ही मैं सबसे पहले आप लोग को फोन करूंगा। अभिमन्यु अपना नाश्ता खत्म करते हुए कहता है। सुना आपने मिस्टर खुराना, आज आप अपना फोन हर टाइम ऑन रखिएगा, वरना अभिमन्यु फोन नहीं कर पाएगा। मिसेस खुराना हंसते हुए अपने पति से बोलती है। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। मिस्टर खुराना ने भी हंसते हुए जवाब दिया। यश ने भी अभिमन्यु को गुड लक विश किया, जिसके बाद अभिमन्यु अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर दिल्ली के लिए निकल गया। तकरीबन सुबह के 8 बजे अभिमन्यु दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली के द्रोणा एकेडमी जाने के लिए जब वो कैंट एरिया पहुंचता है, तब उसकी नजर वहां प्रवेश द्वार पर तैनात खड़े 6 सोल्जर्स पर पड़ती है, जो कि लोडेड गन्स और बाकी हथियार लिए आम आदमियों को वहां न आने की चेतावनी दे रहे थे। दिल्ली का द्रोणा भी कैंट एरिया में ही पड़ता है, जहां पर अभिमन्यु को एग्जाम देना है। उसके साथ साथ कई योद्धा और उनके परिवार वाले भी यहाँ रहते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि पुलिस को भी अपनी मर्जी से यहाँ आने की इजाजत नहीं है। अभिमन्यु को ये सब कुछ देखकर बड़ा आश्चर्य होता है और वो द्रोणा की तरफ बढ़ जाता है। हेलो, मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं मुंबई के द्रोणा का श्रेष्ठ सदस्य हूँ। आज यहाँ पर मेरा भावी योद्धा का एग्जाम है। अभिमन्यु गेट पर खड़े गार्ड से कहता है, जो उसका द्रोणा का आईडी कार्ड चेक करके उसे अंदर आने की अनुमति दे देता है। हालांकि जब उस गार्ड को अभिमन्यु की उम्र का पता चलता है, तब उसे काफी हैरानी होती है, पर साथ ही साथ खुशी भी होती है कि इतनी कम उम्र में अभिमन्यु योद्धा बनने के लायक हो गया है। और वो अभिमन्यु को गुड लक विश करता है, जिस पर अभिमन्यु मुस्कुराकर उसका धन्यवाद देता है और गेट के अंदर आ जाता है। आइए सर, मैं आपको द्रोणा की तरफ ले चलता हूँ, लेकिन एक बार अगर आप इस एरिया के अंदर आ जाएं, तो आपको सीधे द्रोणा ही जाना होगा। आपको इधर उधर घूमने की या किसी भी योद्धा के घर जाने की इजाजत नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको भले ही ना मारूं, पर कोई ना कोई सोल्जर आपको जरूर मार देगा। एक सोल्जर अभिमन्यु को चेतावनी देते हुए उसे द्रोणा की तरफ ले जाता है, जिसे सुनकर अभिमन्यु ऊपर से तो बस मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर हामी भर देता है, पर अंदर से उसे बड़ी हैरानी होती है। अपने आसपास जब वो नजर घुमाता है तो देखता है कि चारों तरफ बड़े बड़े आलीशान बंगले बने हुए हैं, जो कि योद्धाओं और उनके परिवार के लिए है, और उन सब के एकदम बीचों बीच द्रोणा एकेडमी है। और ये सब देखकर अभिमन्यु बहुत उत्साहित होता है। द्रोणा के एग्जाम हॉल पहुंचने पर अभिमन्यु के साथ आने वाला वो सोल्जर उसे वहां छोड़कर वापस चला जाता है। सर, क्या आप यहाँ भावी योद्धा की परीक्षा के लिए आए हैं? वो सुबह 10 बजे से है। तब तक के लिए आप कृपा करके उधर बैठ जाइए। एग्जाम हॉल के अंदर एक सुंदर सी जवान लड़की ने अभिमन्यु को वेटिंग एरिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस पर अभिमन्यु ने सिर हिलाया और वेटिंग एरिया की तरफ चला गया। वहाँ पर एक छोटा सा बार भी था, जिसमें 2 वेटर और एक बार टेंडर था। अभिमन्यु अपने बैठने के लिए जगह ढूंढता है और देखता है कि वहाँ पे पहले से ही 3 लोग मौजूद हैं, जिसमें से 2 लोग आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं, जबकि तीसरा वाला चुपचाप सोफा पे बैठा हुआ है। वो बंगला देख रहे हो? योद्धा की तरह द्रोणा ज्वाइन करने का यही फायदा होता है। जब तक तुम द्रोणा में एक योद्धा की तरह रहते हो, तुम इनमें से किसी एक बंगले में रह सकते हो, बिना किसी किराए के। देखो ना, कितना अच्छा वातावरण है। एक कम उम्र का आदमी जिसने सफेद शर्ट और पैंट पहना हुआ है, दूसरे आदमी से कहता है, हाँ यह तो है, शहर का यह हिस्सा बाकी हिस्सों से काफी अलग है। अरे देखो, ये कोई नया इंसान लग रहा है, दूसरे आदमी ने जवाब दिया। ठीक उसी समय तीनों लोगों की नजर अभिमन्यु पर पड़ी, जो चुपचाप से सिर हिलाकर किनारे पर एक सोफा पे बैठ जाता है। क्योंकि कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता था, इसीलिए किसी ने भी आपस में कोई बात नहीं की। जैसे जैसे समय बीता, 3 और लोग आ गए, जिनको अभिमन्यु पहचानता तो नहीं था, लेकिन उन्हें देखने से लग रहा था कि तीनों 30 साल से ऊपर के होंगे। एक तो उसे 40 से ऊपर का लगा। अरे अभिमन्यु! अचानक से एक जानी पहचानी आवाज से अपना नाम सुनकर अभिमन्यु चौंक गया, और उसने जब पलट कर देखा तो पाया कि एक दुबला पतला आदमी, जिसके चेहरे पर कुछ चोट के निशान भी हैं, उसकी तरफ चला आ रहा है। करण सर! अभिमन्यु उसे पहचानते हुए अपनी जगह से उठते हुए उसे विश करता है। तुम भी यहाँ पर भावी योद्धा का एग्जाम देने आए हो? करण पूछता है, जिस पर अभिमन्यु हाँ में जवाब देता है। मैं पिछले महीने भी आया था, पर अफसोस मेरी स्पीड सिर्फ 24.9 मीटर्स पर सेकंड की ही निकली, इसीलिए मेरा नहीं हो पाया। बस जरा सी स्पीड होती तो मेरा हो जाता। करण ने गहरी सांस भरते हुए कहा। करण फिस्ट स्ट्रेंथ और रिएक्शन स्पीड में पहले ही पास हो गया था,
बस स्पीड की वजह से वो हर बार पास होने से रह जाता था। हालांकि इस साल की शुरुआत में उसकी स्पीड में काफी सुधार हुआ है और आज अगर सब कुछ सही हुआ तो शायद वो एग्जाम पास भी कर ले। मुझे विश्वास है कि इस बार आप जरूर पास हो जाएंगे करण सर, अभिमन्यु ने हंसते हुए कहा। अरे ये करण इतनी बार फेल होने के बाद भी बार बार अपनी बेइज्जती कराने के लिए चला आता है, देखना इस बार भी तुम फेल ही होगे। अचानक से साइड से एक आवाज आती है और अभिमन्यु जब उस आवाज की तरफ देखता है तो पता चलता है कि एक अच्छी कद काठी का आदमी जिसके चेहरे पर दाढ़ी भी है उनकी तरफ चला आ रहा है। मेरे बारे में ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है युवराज, और तुमने भी तो 2 बार अपना ये टेस्ट फेल किया है ना। लगता है तुम्हारी इस रिएक्शन स्पीड के साथ तुम्हें और 2 साल लग जाएंगे ये टेस्ट पास करने में, करण ने गुस्से से युवराज से कहा। शांत हो जाओ सबके सब। इससे पहले कि युवराज करण के ताने का जवाब दे पाता, पूरे वेटिंग एरिया में एक आवाज गूंज गई और सबने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी द्रोणा की यूनिफॉर्म पहने वहाँ खड़ा हुआ है। सब लोग मेरे साथ ऊपर चलो और अपना एग्जाम दो। और हाँ, वहाँ ऊपर मुंबई के द्रोणा से मेरे कुछ खास दोस्त आए हुए हैं, इसलिए सब अच्छे से बर्ताव करना, उस आदमी ने कड़क तरीके से कहा। और सभी लोग, चाहे फिर वो घमंडी युवराज हो या फिर करण या अभिमन्यु, सभी बिना कुछ बोले उस आदमी के पीछे पीछे चले गए। हालांकि अभिमन्यु इस सोच में है कि मुंबई के द्रोणा में कौन आ सकता है। सारे लोग लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और 6th फ्लोर पे पहुंचते हैं और लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और उनकी नजरों के सामने एक बड़ा सा ट्रेनिंग हॉल पड़ता है जिसमें करीब 1 दर्जन लोग पहले से मौजूद थे। उनमें से एक को अभिमन्यु ने पहचान लिया क्योंकि वो मुंबई के द्रोणा में टीचर है। वो लोग आ गए, एक लंबे बाल वाले अधेड़ आदमी ने बोला, और सारे के सारे अभिमन्यु और उसके ग्रुप को देखने लगे। और उनके बस देखने भर से ही सभी लोग थोड़े नर्वस हो गए क्योंकि वो जानते थे कि ये नजरें किसी योद्धा की है और यहाँ मौजूद सभी लोग एक योद्धा हैं। सब लोग एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ, लंबे बाल वाले अधेड़ आदमी ने कहा। अभिमन्यु ने इस आदमी को इंटरनेट पे देखा था और इसीलिए वो तुरंत ही पहचान गया कि ये कोई और नहीं बल्कि मुंबई के द्रोणा के चीफ इंस्पेक्टर विहान रहेजा हैं। एक एक करके सब मुझे अपनी आईडी दे दो। जो योद्धा उन सबको यहाँ हॉल में लेकर आया था वो उनसे उनकी आईडी लेता है और विहान को दे देता है। विहान कोई भी एक आईडी उठाकर कंप्यूटर में स्कैन करता है और उसके स्कैन करते ही स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे आ जाती है। युवराज खन्ना, चलो अपने फिस्ट स्ट्रेंथ टेस्ट से शुरुआत करो। और तुम सब जो आर्मी छोड़कर मेरे इस द्रोणा में आए हो, तुम सबका यहाँ स्वागत है, विहान चेहरे पे बिना किसी भाव से कहता है। और उसकी बात सुनकर साइड में खड़ा अभिमन्यु मुस्कुराए बिना रह नहीं पाता। उसे पता है इस एग्जाम में जो पास होता है उसकी इज्जत दुनिया के हर देश में होती है। युवराज फिस्ट टेस्ट मशीन की तरफ जाता है और पूरी ताकत से मशीन में पंच करता है, जिसकी वजह से मशीन हल्की सी हिल भी जाती है और स्क्रीन पे नंबर आता है 986 किलो। पास। अगला स्टूडेंट अभिमन्यु सिंह खुराना। विहान ने दूसरी आईडी उठाकर कंप्यूटर में स्कैन किया, पर जैसे ही अभिमन्यु की डिटेल स्क्रीन पर आती है वो हैरान हो जाता है। बस 18 साल का? क्यों भाई राठौड़, ये तो तुम्हारी ही एकेडमी से है ना? यहाँ पे कब से इतने जवान लोग योद्धा के लिए काबिल होने लगे? विहान ने हैरानी से अमर राठौड़ की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर राठौड़ हंसे बिना नहीं रह पाया। लेकिन हमें अभी भी ये नहीं पता कि ये कितने लायक है, क्या पता इसके पास उतनी ताकत ना हो। साइड में योद्धाओं के ग्रुप में बैठे एक आदमी ने बोला, तुम्हें जलन हो रही है क्या, क्योंकि तुम्हारी एकेडमी में कोई इतना जीनियस नहीं है? अभिमन्यु, इन्हें दिखा दो कि हमारी एकेडमी के स्टूडेंट्स में कितना दम है, राठौर ने गुस्से से जवाब दिया। जी सर। अभिमन्यु आगे बढ़कर फिस्ट टेस्ट मशीन की तरफ चला गया। लगता है राठौड़ को बहुत भरोसा है इस पर, विहान ने हंसते हुए कहा। पर वो खुद भी अभिमन्यु का रिजल्ट देखने के लिए उत्सुक था, बल्कि वहाँ बैठे सभी लोग उसके रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे थे। अभिमन्यु मशीन के सामने खड़े होकर लंबी गहरी सांस लेता है और पूरी ताकत से मशीन में पंच करता है। उसका मुक्का कमान से निकले किसी तीर की तरह तेजी से मशीन से जाकर लगता है, जिससे मशीन पूरी तरह से हिल जाती है और उसमें से आवाज आना शुरू हो जाती है। अभिमन्यु को खुद में संतोष होता है कि उसने ये टेस्ट अच्छे से दिया, और जब वो स्क्रीन पर रिजल्ट देखने के लिए जाता है तो देखता है कि उस पर 1101 किलो लिखा हुआ है और वहाँ बैठे सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। बहुत अच्छे बच्चे, पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अपना ध्यान मत भटकाना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ
तो भले ही तुम्हारा पंच बहुत तेज पड़े, लेकिन राक्षसों के सामने ये आत्महत्या जैसा होगा, तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना। बहुत अच्छे, विहान ने अभिमन्यु की पीठ थपथपाते हुए कहा। अरे अभिमन्यु की लड़ाई की क्षमता बहुत अच्छी है। इसने बहुत ही आसानी से अपने जैसे 3 श्रेष्ठ सदस्यों को लड़ाई में हराया है। राठौर ने हंसते हुए अभिमन्यु की तारीफ करते हुए कहा। राठौर और विहान के मुंह से होने वाली तारीफ सुनकर अभिमन्यु को बहुत खुशी हुई। बचपन में 1-2 बार कोमा में जाने की वजह से उसकी ताकत और गति में इतना सुधार हुआ था और तभी उसने एक योद्धा बनने की ठान ली थी। उसे पता था कि अच्छे योद्धा को युद्ध कला में माहिर होना चाहिए। इसीलिए द्रोणा में एडमिशन लेने से पहले ही उसने इंटरनेट पे वीडियोस देख कर घर पे प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और इसीलिए आज वो युद्ध कला में इतना काबिल है। दोनों टीचर्स को धन्यवाद देते हुए अभिमन्यु वापस अपने ग्रुप की तरफ चला जाता है और विहान अगले स्टूडेंट को बुलाता है। बहुत अच्छे सनकी। करण हंसकर अभिमन्यु की तारीफ करता है और जवाब में अभिमन्यु भी खुल के मुस्कुराता है। एक एक करके सभी टेस्ट देते हैं और सिर्फ एक ही उस टेस्ट में फेल हो जाता है, जिसका रिजल्ट बस 892 किलो होता है, जो कि कट ऑफ के काफी नजदीक होता है। अब अगले टेस्ट के लिए बस 7 लोग बचे हुए हैं। विहान स्पीड टेस्टर मशीन ऑन करता है और एक एक करके सबको टेस्ट के लिए बुलाता है। सबसे पहले करण की बारी होती है, जो अभी तक में 10 बार ये टेस्ट दे चुका है और हर बार बस स्पीड की वजह से फेल हो जाता है। करण सर, आप ये कर सकते हो, अभिमन्यु प्रोत्साहन देते हुए कहता है, जिस पर करण उसका धन्यवाद करते हुए ट्रैक की तरफ चला जाता है। करण को लेकर राठौर को भी बहुत चिंता होती है, क्योंकि वो इससे पहले सिर्फ स्पीड की वजह से ही फेल होता रहा है। करण लंबी सांस लेते हुए ट्रैक पर चढ़ता है और तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है। वो इतना तेज भागता है कि उसके चेहरे की नसें दिखना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी भी वक्त वो फट सकती हैं। वो इतना तेजी से भागता है कि टेस्ट खत्म करने के बाद उसके मुंह से हल्की सी आह तक निकल जाती है। वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा होता है कि इस बार वो फेल ना हो। जब वो पलटकर अभिमन्यु की तरफ देखता है तो अभिमन्यु उसे थम्स अप देता है और ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि उसने ये टेस्ट पास कर लिया है। अच्छी किस्मत है तुम्हारी करण, इस बार तो तुम सच में पास हो गए। राठौर भी राहत भरी हंसी हंसते हुए करण से कहता है और करण दौड़कर अपना रिजल्ट देखने जाता है और देखता है कि स्क्रीन पर 25.1 मीटर्स पर सेकंड लिखा होता है। करण राहत भरी सांस लेता है और विहान उसे पास करके अगले स्टूडेंट को बुलाता है। एक एक करके सभी अपने अपने टेस्ट देते हैं और आखिर में अभिमन्यु की बारी आ जाती है। अच्छे से करना सनकी, हमें फाइटर कॉम्बैट का एग्जाम साथ में देना है। करण ने अभिमन्यु को प्रोत्साहन दिया और अभिमन्यु मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए ट्रैक की तरफ चला गया। ट्रैक पर पहुंचकर उसने थोड़ा नियंत्रण पाया और 2 बार हल्का सा अपनी जगह पर कूदा। करण के जैसे वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं था, बल्कि रिलैक्स था और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर वो किसी तेंदुए की तरह तेजी से भागा। उसकी स्पीड का कोई भी मुकाबला नहीं था। सिर्फ उसे देखने भर से ही अंदाज लगाया जा सकता था कि उसकी स्पीड वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहीं ज्यादा थी। शायद मैंने अच्छा किया, टेस्ट खत्म होने के बाद अभिमन्यु ने सोचा, और जब उसकी नजर करण पर पड़ी तो देखा कि करण उसे थम्स अप दे रहा है। विहान और राठौर भी अभिमन्यु को प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे थे। वो स्क्रीन पे जाकर अपना रिजल्ट देखता है तो स्क्रीन पे 28.6 मीटर्स पर सेकंड लिखा होता है। अभिमन्यु ने ये टेस्ट कट ऑफ स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से पास किया है। विहान उसकी तारीफ करता है और फिर अगले स्टूडेंट को बुलाता है। स्पीड टेस्ट के बाद 2 और स्टूडेंट्स निकल गए और अब बस 5 लोग ही रह गए थे, जिन्हें रिएक्शन टेस्ट देना था। विहान के पीछे पीछे सभी रिएक्शन स्पीड टेस्टिंग रूम की तरफ जाते हैं, जो कि ट्रेनिंग हॉल से ही लगा हुआ था। उस कमरे में बस एक ही मशीन थी, जिसके सामने बंदूक जैसा कुछ रखा हुआ था। सबसे पहले युवराज की बारी आई और वो तुरंत ही उस बंदूक के सामने बने एक सर्कल पे खड़ा हो गया। फिर सर्कल के आसपास से एक लाल रोशनी निकलना शुरू हो गई, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि एक योद्धा के इर्द गिर्द किसी ने लाल पर्दा लगा दिया हो। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये गोला नहीं छोड़ना। अगर इसे छोड़ा तो आप फेल हो जाओगे, और अगर आपका शरीर इस लाल रोशनी के संपर्क में आ गया तो आपके पॉइंट्स कम हो जाएंगे।
ऐसा कहकर विहान रिएक्शन स्पीड टेस्टर की तरफ जाता है और कुछ बटन दबाकर मशीन स्टार्ट करता है। तेज आवाज के साथ मशीन स्टार्ट हो जाती है और उसमें से लाल रोशनी निकलना शुरू हो जाती है, कभी धीमी कभी तेज। फिर अचानक से सर्कल से बीच से लाल रंग की गोलियां निकलना शुरू हो जाती हैं। युवराज सामने देखता हुआ और लाल रंग की गोली से बचता हुआ दाएं बाएं घूमने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और युवराज पूरी कोशिश करता है कि वो गोलियों से बचता रहे। टाइमर खत्म होते ही विहान मशीन को ऑफ करता है और स्क्रीन पे युवराज का रिजल्ट आता है। 60 सेकंड्स में 57 हिट्स और 3 बार लाल रोशनी के संपर्क में आए। युवराज, तुम डिस्क्वालीफाई होते हो। विहान युवराज को उसका रिजल्ट बताते हुए उसकी आईडी उसे वापस कर देता है और युवराज दांत पीसता हुआ गुस्से से गोले से बाहर निकल जाता है। अगली बारी अभिमन्यु की होती है और वो मशीन के सामने बने सर्कल पे खड़ा होकर गहरी लंबी सांस लेता है। द्रोणा में एडमिशन से पहले ही उसने अपने घर में इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की थी, इसीलिए इस तरह के टेस्ट में वो हमेशा पास होता है। और इस बार के कोमा के बाद उसका फिटनेस लेवल और बढ़ गया है, इसीलिए उसे विश्वास था कि वो आसानी से ये टेस्ट पास कर लेगा। विहान अभिमन्यु को भी वही इंस्ट्रक्शंस देता है जो उसने युवराज को दिए थे और मशीन स्टार्ट कर देता है। मशीन के स्टार्ट होते ही उसमें से लाल रोशनी निकलना शुरू हो जाती है और फिर थोड़ी ही देर में उसमें से गोलियां निकलना भी शुरू हो जाती हैं। अभिमन्यु लगातार दाएं बाएं होते हुए गोलियों से बचता रहता है। हालांकि कुछ गोलियां बहुत तेजी से निकलती हैं, जिनसे बच पाना उसके लिए मुश्किल था। उसके अलावा वो आसानी से सारी गोलियों से बचता रहता है। अभिमन्यु की इस कला को देखकर सारे योद्धा अभिमन्यु की प्रशंसा में आपस में बात करने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी कम उम्र में अभिमन्यु में इतना संतुलन है कि हर बार गोलियों से बचने के बाद भी वो अपनी जगह पे स्थिर था और आसानी से अपनी दिशा बदल पा रहा था। ऐसा तभी हो सकता है जब या तो इंसान बहुत जीनियस हो या फिर उसने कम से कम 10 सालों से कड़ी मेहनत की हो। सभी योद्धा अभिमन्यु की इस कला को देखकर हैरान थे। समय खत्म होने पर विहान मशीन ऑफ कर देता है और स्क्रीन पर अभिमन्यु का रिजल्ट आ जाता है। 60 सेकंड्स में 28 हिट्स और एक भी बार लाल रोशनी के संपर्क में नहीं। बहुत ही बढ़िया अभिमन्यु, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया। एक बार सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होकर तुम्हारा डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके बाद तुम भावी योद्धा बन जाओगे और 7 दिन के अंदर तुम्हें तुम्हारा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अभिमन्यु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर उसने योद्धा बनने का पहला पड़ाव जो पार कर लिया था, वो आखिर में एक भावी योद्धा बन ही गया। अभिमन्यु, 1 अगस्त को फाइटर कॉम्बैट एग्जाम होगा। उसके लिए तुम्हें सूरज निकलने से पहले ही द्रोणा आना होगा। उसके बाद तुम इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में बाकी भावी योद्धाओं के साथ राक्षसों की तलाश में निकलोगे जो कि इंसानी इलाके से बाहर रहते हैं। और एक बार तुमने वो एग्जाम पास कर लिया, फिर तुम पूरी तरह से एक योद्धा बन जाओगे। राठौर ने मुस्कुराते हुए अभिमन्यु से कहा। ओके। खुशी से हामी भरता हुआ अभिमन्यु करण के पास वापस जाता है और विहान अगले स्टूडेंट को बुलाता है। कांग्रेचुलेशन सनकी, अब तुम एक भावी योद्धा हो। जब तुम फाइटर कॉम्बैट एग्जाम पास कर लोगे तब तुम पूरी तरह से एक योद्धा बन जाओगे। करण ने धीरे से अभिमन्यु से कहा। उसकी आवाज में उसकी खुशी साफ झलक रही थी। करण सर, मुझे भी विश्वास है कि आप ये वाला टेस्ट आसानी से पास कर लेंगे और फिर उसके बाद हम दोनों ही फाइटर कॉम्बैट का एग्जाम साथ में देंगे। अभिमन्यु ने भी धीमी आवाज से जवाब दिया। दोनों ही इस समय बेहद खुश थे। उसके बाद दोनों अगले स्टूडेंट पे ध्यान देने लगे। कुछ ही देर में 2 और लोगों ने टेस्ट दिया, जिसमें से एक पास हो गया और एक फेल। आखिर में करण की बारी आ गई। उसने हमेशा से ही इस दिन का इंतजार किया था, क्योंकि वो हमेशा स्पीड टेस्ट में ही फेल हो जाता था। इसलिए ये पहली बार है जब वो ये वाला टेस्ट देगा। अभिमन्यु करण को गुड लक विश करता है और करण सर्किल के अंदर चला जाता है। एक बार फिर से उसमें से लाल रोशनी और गोलियां निकलना शुरू हो जाती है और करण उनसे बचता हुआ गोले के अंदर घूमता रहता है। अभिमन्यु बहुत ध्यान से करण को देखता रहता है और थोड़ा हैरान भी था, क्योंकि करण का शरीर अभिमन्यु जितना लचीला नहीं था, पर फिर भी उसके बचने की तकनीक बहुत ही अच्छी थी। वो अपनी जगह से बहुत ज्यादा हिले बिना ही और कदम आगे पीछे या दाएं बाएं होकर ही गोलियों से अपना बचाव कर रहा था। उसके कदम छोटे थे,
पर बचने की गति बहुत अच्छी थी। अभिमन्यु के हिसाब से राक्षसों से लड़ाई के समय ये तकनीक बहुत काम आएगी, लेकिन अगर जरा सी चूक हुई तो वो जिंदा नहीं बचेगा। ये बिल्कुल तलवार की धार पर चलने जैसा था। जल्द ही 1 मिनट बीत गया और विहान ने मशीन ऑफ कर दी और करण का रिजल्ट स्क्रीन पे आ गया। 60 सेकंड्स में 52 हिट्स और एक भी बार लाल रोशनी के संपर्क में नहीं। तुम पास होते हो, विहान ने करण से कहा। एक पल के लिए तो करण को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार किया था और आखिर वो दिन आ ही गया जब वो एक भावी योद्धा बन गया। अब बस एक और कदम और उसके बाद वो पूरी तरह से एक योद्धा बन जाएगा। खुशी से उसकी आंखें भर आई। करण, तुम्हारे बचने की तकनीक अच्छी थी, पर ये तकनीक असल में अर्जुन की है। राक्षसों से लड़ते समय तुम इस तकनीक का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम ज्यादातर एक ही जगह पे रहते हो। तुम एक ही समय में राक्षसों को मारने के लिए कई चालें चल सकते हो, लेकिन ये तकनीक थोड़ी कठिन भी है। भले ही तुमने सारे कैलकुलेशंस अच्छे से कर रखे हो, लेकिन अगर जरा सी भी चूक हुई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो मैं तुम्हें यही राय दूंगा कि राक्षसों से लड़ते वक्त तुम थोड़ा और दूर से अपना बचाव करो। एक ही जगह पे खड़े मत रहो, बल्कि इधर उधर भागो। तुम्हारी इस समय जो ताकत है उस हिसाब से तो तुम पहले बेसिक्स की अच्छे से तैयारी करो। ऐसा करने से तुम्हें बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, विहान ने करण को समझाते हुए कहा। और करण ने विहान की बात को समझते हुए हामी भरी। करण, विहान की बातों को ध्यान से सुनो और उस पर अमल करो। किसी भी तरह के लालच में मत आओ। अर्जुन की तकनीक बहुत अच्छी और शक्तिशाली है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर उतनी ताकत नहीं होगी तो तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, और अगर जबरन इस्तेमाल करने की कोशिश की तो नकलची कहलाओगे और अपना मजाक बनवाओगे, राठौर ने गंभीरता पूर्वक करण से कहा, जिसे सुनकर विहान हंस पड़ा। तो इस बार के 3 भावी योद्धा हैं करण सिंह, रुद्र रहेजा और अभिमन्यु सिंह खुराना। विहान ने पास होने वाले स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस किए और इन तीनों का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अगर ये सब इस वक्त हॉल में नहीं होते और उनके आसपास ये सीनियर योद्धा ना होते तो शायद तीनों खुशी से नाच रहे होते। इसके बाद सबका अगला काम था एग्जाम कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। सॉरी कैप्टन, आपको काफी इंतजार करना पड़ा। चलिए, विहान एक सफेद बाल वाले आदमी जिसने काला जामा पहना हुआ है उसकी तरफ देखते हुए हंसते हुए बोला, जिसे सुनकर अभिमन्यु और बाकी दोनों हैरान हो गए। चीफ इंस्ट्रक्टर यानी कि विहान यहाँ के हेड हैं और उसके पास सारे अधिकार हैं। अगर वो किसी को कैप्टन बुला रहा है तो आखिर में वो इंसान कौन हो सकता है? तीनों हैरानी से बस यही सोच रहे थे। वो सफेद बालों वाला आदमी अभिमन्यु और उसके ग्रुप को बड़ी तीखी निगाहों से देखता है और अभिमन्यु को उसकी आंखों में देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो वो उनमें खींचा चला जा रहा हो, जैसे कि वो आंखें उससे सम्मोहित कर रही हो। वो अचानक से थरथरा उठता है और होश में आ जाता है, पर उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या। जब अभिमन्यु करण और रुद्रा की तरफ देखता है तो पाता है कि उन दोनों का भी हाल बेहाल सा है। सिर्फ एक नजर से ही इतना डरा दिया कि हम सब अंदर से हिल गए। अभिमन्यु ने हैरानी से सोचा, ये वाकई में बहुत खतरनाक ताकत है। 2 लोगों की लड़ाई में अगर सामने वाला लड़ाई से पहले ही किसी इंसान को सिर्फ देखने भर से ही इतना डरा दे कि वो कुछ समझ ही ना पाए, और जब तक वो इंसान अपना होश संभालेगा तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी और सामने वाला इस इंसान को मार के चला जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे, अच्छा टैलेंट है तुम्हारे अंदर और मेहनत करो, उस सफेद बाल वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए अभिमन्यु से कहा। और विहान ने उसकी एक बार फिर से तारीफ की और फिर वो दोनों वहां से चले गए। इन दोनों के जाने के बाद करण और रुद्रा को भी होश आ गया, पर अभिमन्यु की ही तरह वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि अचानक से उन्हें क्या हुआ था। और जब तीनों ने याद किया कि उनके साथ क्या हुआ था तो तीनों ही के पसीने छूट गए। तीनों ने ही आज तक उस सफेद बाल वाले आदमी जैसा डरावना कोई नहीं देखा था, और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात उन सब के लिए ये थी कि वो सफेद बाल वाला आदमी पूरे समय उन लोगों के साथ ही था और उन्हें देख रहा था। फिर भी उनमें से किसी को भी एहसास तक नहीं हुआ, मानो जैसे कि वो वहां था ही नहीं। अभिमन्यु ने बहुत कोशिश करी कि वो उस आदमी का चेहरा याद कर सके, पर उसकी आंखों के अलावा अभिमन्यु को कुछ और याद ही नहीं था, और इस बात से उसे और ज्यादा हैरानी हुई। तीनों अभी तक हक्का बक्का होकर सोच ही रहे थे कि उन्हें वापस से ट्रेनिंग हॉल में बुलाया गया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए,
और वो तीनों रिएक्शन स्पीड टेस्टिंग रूम छोड़कर ट्रेनिंग हॉल की तरफ चले गए। ये तुम लोगों के कॉम्बैट एग्जाम का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके हिसाब से अगर एक बार तुम ये फाइटर कॉम्बैट एग्जाम ज्वाइन करते हो और उसमें अगर तुम्हारी मौत हो जाती है तो इसके लिए द्रोणा एकेडमी जिम्मेदार नहीं होगी। ऑफ कोर्स मरने के चांसेस फाइटर कॉम्बैट में बहुत कम होते हैं। एक मोटे योद्धा ने उन तीनों को कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहा। तीनों कॉन्ट्रैक्ट लेकर उसे पढ़ने लग गए। मरने के चांसेस कम होते हैं पर चोट लगने के नहीं। इस एग्जाम में तुम्हारा सामना राक्षसों से होगा और तुम्हें उन्हें मारना है। वैसे ये बहुत ही आसान सा शिकार है। जब तुम भविष्य में अकेले राक्षसों का शिकार करने जाओगे तो वहाँ जो खतरा होगा वो इस एग्जाम से कहीं ज्यादा होगा। तो तुम लोग अगर ये एग्जाम पास नहीं कर पाए तो तुम लोग को योद्धा बनने का कोई हक नहीं है। एक दूसरे गंजे योद्धा ने तीनों से कहा। तीनों एक दूसरे को देखते हैं और एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही आसान था। अगर इस एग्जाम में उनकी मौत होती है तो उसका जिम्मेदार द्रोणा नहीं होगा। तीनों बिना किसी हिचकिचाहट के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। गुड, आज 1 जुलाई है तो तुम लोग के पास 1 महीना है एग्जाम की तैयारी के लिए। इस 1 महीने में तुम सबको अच्छे से तैयारी करनी है। और हाँ, राठौर अपने पास रखे कीबोर्ड पे कुछ बटन दबाते हैं और थोड़ी ही देर में एक बड़ी सी स्क्रीन ट्रेनिंग हॉल के दीवार पे आने लगती है जिसमें जेनेटिक एनर्जी ट्रेनिंग नाम से एक आर्टिकल आना शुरू हो जाता है। आखिर क्यों योद्धाओं के शरीर इतने ताकतवर होते हैं? क्यों वो किसी को भी मात दे सकते हैं? क्यों उनकी तलवारें मोटी से मोटी चीजों के भी आर पार चली जाती है? अभिमन्यु और उसके ग्रुप की ताकत इन महान योद्धाओं के आसपास भी नहीं है। फिर ये योद्धा इतने शक्तिशाली कैसे हैं? इन सब की वजह है कि वो सब इस जेनेटिक एनर्जी पर निर्भर है। सालों पहले जब मानव जाति आर वायरस के चपेट में आई थी तब हमारे जीन्स वायरस से लड़ने के लिए विकसित होना शुरू हो गए थे और जब वो एक सीमा तक विकसित हो गए तब वो ब्रह्मांड में फैली हुई ऊर्जाओं को अपने अंदर लेने लग गए। ये ऊर्जाएं तुम्हारे शरीर के रग रग में फैल जाएंगी। इस प्रक्रिया के दौरान तुम्हारे जीन्स, हड्डियां, खून, शरीर के अंग और तुम्हारी खाल सभी विकसित होते हैं जो तुम्हें और मजबूत और शक्तिशाली बनाते हैं। तुम्हारी हड्डियां पहले से 10 गुना ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। तुम्हारे अंग इतने ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे कि तुम आसानी से आधे घंटे तक पानी के अंदर अपनी सांस रोक सकते हो या उससे ज्यादा भी। ये सब कुछ उसी ऊर्जा यानी जेनेटिक एनर्जी पे निर्भर करता है और यही तुम्हारी शक्ति बनती है। राठौर सबको समझाते हुए बताता है। इस तकनीक के जरिए ही तुम अपने जीन्स को सुधार कर और बढ़ा सकते हो और इस तकनीक को हम कहते हैं पंच तत्व शक्ति तकनीक, जिसकी वजह से ही तुम अपनी जेनेटिक एनर्जी को ट्रेन कर सकते हो। राठौर ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा और अभिमन्यु ने तुरंत ही आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दिया और पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद उसे वो सब समझ में आ गया जो राठौर सबसे कहना चाह रहा था। आम लोग इसलिए इस तकनीक को नहीं कर सकते क्योंकि उनके जीन्स उस लायक नहीं होते हैं, लेकिन एक बार जब किसी की ताकत 900 किलोग्राम और स्पीड 25 मीटर पर सेकंड और रिएक्शन स्पीड सारे लेवल्स को पार कर लेती है तब वो इंसान भावी योद्धा हो जाता है और इसके जीन्स इस तकनीक को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम सब अभी से इस पर काम करना शुरू कर दो और सबसे जरूरी तकनीक जिसे हम लोग योग शक्ति तकनीक के नाम से जानते हैं वो तुम सबको तभी मिलेगी जब तुम सब योद्धा बन जाओगे। वो तुम्हारी जेनेटिक एनर्जी ट्रेनिंग की गति को 10 गुना और बढ़ा देगी। इसीलिए ये तकनीक सारी तकनीकों से ऊपर है। राठौर ने मुस्कुराते हुए सबसे कहा, सर मैंने योग शक्ति तकनीक के बारे में बहुत कुछ सुना है पर असल में ये कितनी अच्छी है और ये जेनेटिक एनर्जी ट्रेनिंग की प्रक्रिया को कैसे बढ़ाती है? रुद्र पूछे बिना नहीं रह पाता है। रुद्र, मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो कि तुम योग शक्ति की तकनीक नहीं सीखते हो और सिर्फ पंच तत्व शक्ति की तकनीक का ही हमेशा इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारे सेल्स तो रोज बस 5 मिनट की ट्रेनिंग के बाद ही ऊर्जा से भर जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो और ज्यादा ऊर्जा खुद में नहीं सोख पाएंगे। लेकिन अगर तुम योग शक्ति तकनीक का इस्तेमाल करोगे तो इससे तुम्हारे सेल्स की क्षमता और बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से तुम लोग 8 मिनट तक या फिर 10 मिनट या फिर 1 घंटे तक भी प्रैक्टिस कर पाओगे। अब तुम लोगों को मेरी बात समझ में आई? एक सफेद रंग के बाल वाले अधेड़ उम्र के योद्धा ने उन्हें समझाते हुए बताया और इसे सुन अभिमन्यु तुरंत ही समझ गया कि योग शक्ति तकनीक एक तरह से हमारे शरीर की सेल की भूख को बढ़ाती है। सेल्स का ब्रह्मांड की ऊर्जा को खुद में सोखना
और फिर उसके बाद उन्हें जेनेटिक एनर्जी में बदल देना इंसान के खाना खाने की जरूरत के जैसा है। और योग शक्ति तकनीक की मदद से अगर इंसान एक दिन में 3 बार खाना खा रहा है तो ये तकनीक उसे एक दिन में 5 या 10 बार खाना खाने की क्षमता देती है। अगर तुम लोग योग शक्ति तकनीक की ट्रेनिंग नहीं लेते हो तो ये मान के चलो कि तुम्हारे सेल्स सिर्फ कुछ ही मात्रा में ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर सोख पाएंगे। लेकिन एक बार तुम लोग ने योग शक्ति तकनीक की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी तो ये मात्रा 2 गुनी 3 गुनी या उससे कहीं ज्यादा हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसकी 1 साल की ट्रेनिंग किसी भी योद्धा के लिए 10 साल की ट्रेनिंग के बराबर है। एक अधेड़ आदमी ने अभिमन्यु और उसके ग्रुप की तरफ देखते हुए कहा, इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा राजवीर ने 9 तरह की योग शक्ति तकनीक बनाई है। अगर तुम सब योद्धा बनकर द्रोणा ज्वाइन करते हो तो तुम सबको मौका मिलेगा उत्तम से उत्तम तकनीक को सीखने का। हॉल में बैठे हर योद्धा के पास इस तकनीक के बारे में बताने के लिए कुछ न कुछ है, जिसे सुनकर अभिमन्यु और उसका ग्रुप मोहित हो जाते हैं। सर, अभिमन्यु को अचानक से कुछ याद आता है। क्या हुआ अभिमन्यु, कोई परेशानी है? राठौर हंसते हैं और अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहते हैं, सर वो जो सफेद बाल वाले आदमी जो अभी अभी विहान सर के साथ बाहर गए हैं, उन्होंने सिर्फ देखने भर से ही सब कुछ रुका सा कैसे दिया था? इस योद्धा के पास ये किस तरह की शक्ति है कि एक पल के लिए सामने वाला अपने होश ही खो देता है? अभिमन्यु ने कभी भी योद्धाओं की इस शक्ति के बारे में कुछ नहीं सुना था, इसीलिए वो ये जानने के लिए काफी उत्सुक था। और उसकी बात सुनकर राठौर और बाकी सभी योद्धा हंसने लग जाते हैं। बच्चे, वो इंसान एक जादूगर है। वो तुम्हारी आत्मा के अंदर झांक कर तुम्हारे बारे में सब कुछ जान सकता है और इनकी तादाद हम योद्धाओं से बहुत कम होती है। हाँ, ये भी एक तरह के योद्धा ही होते हैं, लेकिन योद्धाओं में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। वहाँ बैठे योद्धाओं की बात सुनकर अभिमन्यु हैरान हो गया। उसने इंटरनेट में इसके बारे में पढ़ा है और इसीलिए वो जानता है कि इन जादूगरों की योद्धाओं में बहुत खास और खतरनाक जगह होती है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया था कि ये जादूगर असल में कितने खतरनाक हैं। जब तुम लोग योद्धा बन जाओगे तब तुम लोग को ऐसे जादूगर के बारे में और जानकारी मिलेगी। चलो, आज की ये भावी योद्धा की परीक्षा खत्म हुई। अब तुम तीनों घर जा सकते हो। और हाँ, अपने इस कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना मत भूलना। हम कुछ ही दिनों में तुम लोगों को कांटेक्ट करेंगे। हाँ, तुम लोग जा सकते हो। राठौर ने हंसते हुए उन तीनों से कहा, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से राठौर और बाकी योद्धाओं से विदा लेकर चले गए। बाहर निकलकर अभिमन्यु, करण और रुद्र के चेहरे में मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। आखिर उन तीनों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हेलो, मेरा नाम रुद्र है और मैं मुंबई की टॉप मिलिट्री एकेडमी से हूँ। मेरा परिवार जोगेश्वरी वेस्ट में रहता है। अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ये भावी योद्धा की परीक्षा दे दूं, और यहाँ मुझे आप दोनों से मिलकर बेहद खुशी हुई। रुद्र ने उन दोनों से हाथ मिलाते हुए कहा। ये उसी एकेडमी में से था जहाँ अभिमन्यु जाना चाहता था। मेरा नाम अभिमन्यु है और ये करण है। हम दोनों ही मुंबई के द्रोणा एकेडमी से हैं। अभिमन्यु ने अपना और करण का परिचय देते हुए कहा और रुद्र को उन दोनों से दोस्ती करके बहुत खुशी हुई, खासकर अभिमन्यु से, क्योंकि अभिमन्यु इतनी कम उम्र में ही भावी योद्धा बन गया था जो उसकी एकेडमी के बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग भी नहीं कर सके। इसीलिए उसकी नजरों में अभिमन्यु की इज्जत बहुत बढ़ गई थी। ये हमारी किस्मत है कि हम तीनों ने एक ही दिन में ही एक ही जगह से एग्जाम पास किया है। हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं, चलो कहीं चलकर अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। करण ने हंसते हुए कहा और तीनों उसकी बात मानते हुए पास ही के एक रेस्टोरेंट में चले गए। आखिर आज तीनों भावी योद्धा बने हैं, इसीलिए अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करने का हक तो तीनों को ही है। फिर एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त बिताकर तीनों अपने अपने घर की ओर निकल गए। अभिमन्यु ने खुशी के मारे आज थोड़ी पी भी रखी थी और वो जल्द से जल्द अपने घर वालों को ये अच्छी खबर देने का इंतजार कर रहा था। हालांकि उसने देखा कि एयरपोर्ट पर काफी सारे लोग हैं और वो ये नहीं चाहता था कि वो ये खबर यहाँ देकर किसी का भी ध्यान आकर्षित करे। इसीलिए उसने सोचा कि वो मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलकर अपने घर वालों को ये खबर देगा। जहाँ इतनी देर हुई है वहाँ थोड़ी देर और सही। मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलकर अभिमन्यु अपने घर वालों को ये खबर देने की सोची। उसे पता था कि उसके घर वाले ये बात सुनकर बेहद खुश हो जाएंगे कि वो एक भावी योद्धा बन गया है। उसका परिवार बहुत ही गरीब रहा है और उसके माता पिता कई सालों से इतनी कड़ी मेहनत करते आए हैं
उसने खुद भी कई सालों से काम किया है और आज जाकर उसे उसकी कड़ी मेहनत का फल मिल गया है। उसने खुशी खुशी अपना फोन निकाला और अपने भाई का नंबर मिलाया। थोड़ी ही देर में भाई ने फोन उठाया और अभिमन्यु ने उत्साह से अपने भाई को ये खुशखबरी दी, जिसे सुनकर उसका भाई भी बेहद खुश हुआ। और क्योंकि अभिमन्यु की माँ भी आज घर पर ही थी, तो अभिमन्यु ने उन्हें भी ये खबर दी। अभिमन्यु की बात सुनकर उसकी माँ भी बेहद खुश हुई और खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए। और अपनी माँ की इस खुशी को देखकर अभिमन्यु की भी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ को कई बार विश्वास दिलाना पड़ा कि उसने सच में भावी योद्धा की परीक्षा पास कर ली है। अपनी माँ को जल्द ही घर वापस आने का आश्वासन देकर अभिमन्यु फोन रख देता है और अपने पिता को फोन करता है। अभिमन्यु के चेहरे पे मुस्कुराहट रुक ही नहीं रही थी। उसने बचपन से ही इस दिन का इंतजार किया था और उसी के लिए कड़ी मेहनत भी की थी और आज उसकी मेहनत सफल हुई। अभिमन्यु ने एक गहरी सांस लेते हुए खुद को थोड़ा रिलैक्स किया, नहीं तो शायद वो फोन नहीं कर पाता। उसकी जिंदगी में उसके पिता का बहुत महत्व था, क्योंकि वो हमेशा से ही इस परिवार की ढाल रहे हैं। अभिमन्यु के श्रेष्ठ बनने से पहले उसका पूरा परिवार उन्हीं की कमाई पर निर्भर था। साथ ही साथ उसकी माँ ने भी इन सब में उसके पिता का बहुत साथ दिया था। काम के साथ साथ घर भी संभाला है और उसका और उसके अपाहिज भाई का भी ख्याल रखा है। अभिमन्यु के पिता जो काम करते हैं उसकी वजह से उन्हें कई बार चोट भी लगती है और यह सब देखकर अभिमन्यु को हमेशा बहुत दुख हुआ है। लेकिन अब और नहीं, अब उसके पिता को कभी भी इतना मेहनत भरा काम नहीं करना पड़ेगा और वो सुकून से अपनी जिंदगी बिताएंगे। यही ख्याल दिल में लेकर अभिमन्यु अपने पिता को फोन मिलाता है और बेसब्री से उनका फोन उठाने का इंतजार करता है। काफी देर तक फोन की घंटी बजने के बावजूद भी दूसरी तरफ से किसी ने फोन नहीं उठाया, जिससे अभिमन्यु को थोड़ा ताज्जुब हुआ। उसके हिसाब से इस समय उसके पिता का ब्रेक टाइम होगा, तो उन्हें इस समय फोन उठा लेना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। कई बार फोन करने के बाद भी जब उसके पिता का फोन नहीं उठा तो उसे थोड़ी चिंता हुई और उसने अपने फोन से अपने पिता की लोकेशन ट्रैक करने की सोची। अपने फोन से जब उसने अपने पिता की लोकेशन ट्रैक की तो पाया कि वो इस वक्त अभिमन्यु की लोकेशन के पास ही में थे। लोकेशन का पता लगते ही उसने खुद को अपने पिता के पास जाकर उन्हें ये खुशखबरी देने की सोची। अभिमन्यु इस वक्त बहुत ही खुश था और वो जल्द से जल्द अपने पिता के साथ ये खुशखबरी बांटना चाहता था। इसीलिए वो तुरंत ही अपने पिता से मिलने के लिए फोन पे दी गई लोकेशन के लिए निकल गया। जल्दी जल्दी ये सारा सामान रखो ताकि तुम लोग ब्रेक पे जा सको और हम लोग भी कुछ खा सकें। शहर के बाहरी हिस्से में आलीशान बंगले के लॉन में रणवीर मजदूरों को हुक्म दे रहा था। उसके साथ उसके 3 बॉडीगार्ड्स भी थे। अरे उसे आराम से रखो, ये फर्नीचर बहुत महंगा है, इसीलिए कोई जल्दीबाजी मत करो। चाहो तो और मजदूर काम पे लगा दो और थोड़ा अच्छे से काम करो। लॉन के पास ही में एक ट्रक खड़ा हुआ था जिसके अंदर कई सारे कीमती लकड़ी के फर्नीचर रखे हुए थे। आज के जमाने में लकड़ी के फर्नीचर बहुत ही महंगे और कीमती हैं, इसीलिए बहुत ही कम लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि हर इंसान शहर में रहता है, इसीलिए पेड़ लगाने के लिए जगह बहुत ही कम बची है और ज्यादातर पेड़ सजावट के लिए ही होते हैं। हालांकि शहर के बाहर कई पेड़ हैं और पेड़ों के साथ साथ वहाँ कई राक्षस भी हैं और इसी वजह से आज के समय में लकड़ी के रेट इतने ज्यादा हैं, क्योंकि उसे हासिल करने के लिए इंसान को राक्षसों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि आज के समय में ज्यादातर लोग या तो प्लास्टिक या फिर कांच के फर्नीचर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आम लोग लकड़ी के फर्नीचर अफोर्ड नहीं कर सकते। घर को फिर से बनाने वाली कंपनी के मजदूर सावधानी से भारी फर्नीचर ट्रक से जमीन में रख रहे थे और वहाँ से 3 मजदूर उसे उठाकर लॉन में रख रहे थे। आराम से, ये फर्नीचर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लकड़ी से बने हुए हैं, अगर एक भी टूटा तो तुम में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। रणवीर एक बार फिर से गुस्से से उन लोगों को याद दिलाते हुए बोला और तीनों मजदूर सावधानी से फर्नीचर को रखने लग जाते हैं, जो कि करीब 1000 किलो का था और उन तीनों के लिए ये काम थोड़ा कठिन था। रुको, थोड़ा सांस ले लो और फिर ये फर्नीचर घर के अंदर रखो। फर्नीचर को आगे की तरफ से पकड़ने वाले एक मजदूर ने कहा और तीनों मजदूरों ने धीरे से लॉन में रख के अपनी कमर सीधी करते हुए गहरी सांस ली। यार खुराना, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, एक मजदूर ने अपनी कमर सीधी करते हुए मिस्टर खुराना से कहा। बस 2 फर्नीचर और हैं, उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा।
और फिर हम सब एक साथ खाना खाएंगे। मिस्टर खुराना अपना पसीना पोंछते हुए बाकी दोनों मजदूरों से बोला। इस वक्त दोपहर के करीब 3 बज रहे थे और गर्मी से सबका बुरा हाल था। उस पर से 1000 किलो का फर्नीचर उठा के रखना तीनों के लिए बहुत ही मुश्किल काम था। अरे जल्दी करो भाई, एक बार फिर से रणवीर ने गुस्से से सबको आदेश दिया और सभी मजदूर एक बार फिर से काम में लग गए। घर के अंदर फर्नीचर रखने के बाद जब तीनों बाहर आकर रणवीर के बंगले से गुजरे तो रणवीर ने उनके पास से आ रही पसीने की बदबू को सूंघकर अपनी नाक सिकोड़ ली। उसके हिसाब से ऐसे लोग हमेशा से गरीब थे और इसी तरह गरीब ही मर जाएंगे। रणवीर के पिता अमीर हैं, जिस वजह से उसे बचपन से ही किसी भी चीज की कोई कमी नहीं हुई। इसीलिए रणवीर ने ऐसे लोगों को हमेशा नीची नजर से देखा है। उसके हिसाब से ऐसे गरीब लोग इसी तरह की जिंदगी जीने लायक हैं। मिस्टर खुराना और उनके ग्रुप ने एक एक करके बीच बीच में थोड़ी सांस लेते हुए करीब करीब सारे फर्नीचर घर के अंदर रख दिए। पसीने से उन सभी के कपड़े भीग चुके थे और सभी बहुत ज्यादा थक गए थे, पर फिर भी वो बिना कोई गलती करे सारे फर्नीचर अंदर रख चुके थे। अब बस एक ही फर्नीचर बचा था। वैसे भी ये सब 20-30 सालों से ही ये काम कर रहे थे, इसीलिए गलती होने की संभावना नहीं थी। आज वाकई में बहुत गर्मी है। रॉय, ये काम खत्म हो जाए फिर हम सब किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे, रणवीर अपने बॉडीगार्ड से कहता है, जो कि जवाब में खुशी से उसको धन्यवाद कहता है। रणवीर उन तीनों मजदूर को आखिरी फर्नीचर घर के अंदर ले जाते हुए देखता है और उन्हें देखकर चिढ़ते हुए अपनी नाक सिकोड़ता है। उसे ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी। अचानक से उसकी नजर घर के बाहर बनी सीढ़ी पे लगे मार्बल पर पड़ी, जो कुछ दिन पहले रणवीर और उसके बॉडीगार्ड के बीच झगड़ा होते समय चटक गए थे। अचानक से उसकी आंखें उसके दिमाग में आए एक शैतानी इरादे की वजह से चमक उठती है और वो इस मार्बल के सहारे कुछ पैसे बनाने की सोचता है। मिस्टर खुराना और उनका ग्रुप फर्नीचर अंदर रख ही रहा था कि अचानक उसी समय मिस्टर खुराना का फोन बजने लगता है और वो समझ जाते हैं कि ये फोन जरूर अभिमन्यु का ही होगा। लेकिन इस वक्त वो ये फोन नहीं उठा सकते क्योंकि उनके हाथों में फर्नीचर था। इसलिए उन्होंने फर्नीचर को नीचे रखकर अभिमन्यु को वापस से फोन करने का सोचा। अपने ग्रुप को फर्नीचर को थोड़ी देर घर के बाहर रखकर आराम करने के लिए बोलकर जब उन्होंने जेब से फोन निकाला तो पाया सच में अभिमन्यु का ही फोन था। तुम लोगों की दिक्कत क्या है? तुम सबको आराम से काम करने को कहा था, मैंने कहा था कि नहीं? ऐसा काम करते हो तुम लोग? इससे पहले कि मिस्टर खुराना अभिमन्यु को फोन लगाते, उन्हें और उनके ग्रुप को पीछे से एक गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है और वो पीछे पलटते हैं तो देखते हैं कि रणवीर वहाँ गुस्से में खड़ा हुआ है। जानते भी हो कि ये कितना महंगा मार्बल है? ये इटालियन मार्बल है जो कि शहर में मिलता भी नहीं है और तुम लोगों की लापरवाही की वजह से ये टूट गया। एक मार्बल की कीमत करीब 1 लाख रुपए है। अब इसके पैसे क्या तुम लोग भरोगे? रणवीर गुस्से से मार्बल की तरफ इशारा करते हुए कहता है और मिस्टर खुराना और उनका ग्रुप चुपचाप सर झुकाए उसकी बातें सुनता रहता है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता था कि मार्बल सचमुच में चटका हुआ था। तुम लोग रुको, मैं अभी तुम लोग के बॉस को फोन लगाता हूँ और उसे यहाँ बुलाता हूँ। तुम लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं। ऐसा कहकर रणवीर अपने बॉडीगार्ड से फोन लगाने को बोलता है, जो तुरंत ही नंबर डायल करना शुरू कर देता है। मिस्टर खुराना और उनके ग्रुप के लोग बहुत ही सभ्य लोग हैं, इसीलिए वो रणवीर को समझाने की कोशिश करते हैं कि मार्बल पहले से ही चटका हुआ था और उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। पर रणवीर उनकी एक नहीं सुनता है और बार बार उनके बॉस को फोन लगाने की धमकी देता है। मिस्टर खुराना जानते थे कि इस तरह के मामले में बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कंपनी अपनी इज्जत बचाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि गलती उनके मजदूरों से नहीं हुई है, नुकसान का सारा पैसा भर देती है। और यहाँ पर भी यही हुआ और कंपनी नुकसान के पैसे देगी तो फिर वो पैसे इन तीनों मजदूर, जिसमें मिस्टर खुराना भी शामिल है, इनकी सैलरी से कटेगा। पहले ये फर्नीचर अंदर रखते हैं और फिर आराम से बात करते हैं। ऐसा कहकर मिस्टर खुराना फर्नीचर उठाने लगते हैं। फर्नीचर अंदर रखोगे? ये खेल मेरे साथ खेलने की जरूरत नहीं। अच्छे से जानता हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। ये फर्नीचर ही सबूत है कि ये मार्बल तुम लोगों की वजह से ही टूटा है और तुम लोग ये अंदर रखकर मुझे झूठा साबित करना चाहते हो। अपने बॉस को आने दो पहले, अब जो भी बात होगी उसी के सामने होगी। रणवीर गुस्से में आगे आकर मिस्टर खुराना को जोर से धक्का देता है, जिस वजह से वो गिरने वाले होते हैं, पर उनके साथ के 2 मजदूर उन्हें गिरने से पहले
उनको संभाल लेते हैं। उन दोनों को रणवीर की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और वो रणवीर से बहस करने लग जाते हैं, जिसे देखकर रणवीर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों मजदूरों को पेट पर कस के लात मारता है, जिसकी वजह से वो दोनों थोड़ी दूर जाकर गिरते हैं। रणवीर से ये बर्दाश्त नहीं होता है कि मजदूर होकर भी वो लोग उससे बहस कर रहे हैं। रणवीर के परिवार की पहचान मुंबई की जानी मानी हस्तियों में से थी, इसीलिए अगर वो किसी आम मजदूर को मार भी देता है तो कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और इसी बात का वो फायदा उठाता है। ये क्या तरीका है तुम्हारा बेटा? ऐसे कैसे तुम किसी को मार सकते हो? मिस्टर खुराना ने गुस्से से अपने साथियों को उठाते हुए बोला। अभी तक तो वो बहुत शांत थे, पर रणवीर की ऐसी हरकत देखकर उन्हें भी गुस्सा आ गया। सर, फोन लग गया। रॉय ने कंपनी को फोन लगाकर रणवीर, जो कि मिस्टर खुराना की बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था, उसे देते हुए कहा और रणवीर अपने तीनों बॉडीगार्ड से उन तीनों मजदूरों को सबक सिखाने के लिए बोलकर कंपनी के मालिक से बात करने चला गया। अपने बॉस से ऑर्डर मिलते ही तीनों बॉडीगार्ड उन तीनों मजदूरों को मारना शुरू कर देते हैं। रुक जाओ! रणवीर कंपनी के मालिक से उन मजदूरों की शिकायत कर ही रहा था कि अचानक से लॉन के बाहर से आई हुई गुस्से से भरी एक आवाज रणवीर और उसके बॉडीगार्ड्स का ध्यान अपनी तरफ खींचती है और रणवीर बात बीच में ही खत्म करके जब पलटता है तो देखता है कि कोई उसके लॉन में कूदता हुआ आता है और वो तुरंत ही पहचान जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु है। अभिमन्यु, तुम्हें मरना है जो मेरे घर में आए हो? रणवीर को अभिमन्यु की इस हरकत पे गुस्सा आता है और वो अपने बॉडीगार्ड्स को अभिमन्यु को ठिकाने लगाने के लिए इशारा करता है। अभिमन्यु की नजर अपने पिता पर पड़ती है, जो कि उस वक्त पसीने से लथपथ चोट खाए हुए किनारे पड़े हुए थे। उनके साथ बाकी दोनों मजदूर भी थे। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर अभिमन्यु की आंखें तुरंत ही गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो ये कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता था कि कोई उसके पिता के साथ इस तरह का बर्ताव करे। उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करी है और आज उनके साथ ऐसा सलूक होता देखकर अभिमन्यु अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाता है। रणवीर का इशारा पाते ही एक बॉडीगार्ड अपने चेहरे पर बेरहम मुस्कान के साथ अभिमन्यु को मारने के लिए आगे बढ़ता है। दफा हो जाओ यहाँ से! अभिमन्यु कसकर उस बॉडीगार्ड को लात मारता है और वो अपना बचाव करने की कोशिश करने के बावजूद भी अभिमन्यु का वार सह नहीं पाता है और हवा में उड़ता हुआ दूर जमीन